हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे बिल्कुल न्यू चैप्टर 10 सर्कल। तो सर्कल स्टार्ट करना है हमने चैप्टर 10 और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने जो चैप्टर क्या कहते हैं क्लास 9th चैप्टर 10 यानी कि सर्कल आपने पढ़ा था वो आपको अच्छे से आता होगा। बट अगर नहीं भी आता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार हम उसको रिकॉल करेंगे अच्छे से और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। तो देखते हैं बेटा, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कल होता किसे होता क्या है, किसे कहते हैं सर्कल ना। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैंगल, है ना। बैंगल की शेप कैसी होती है बेटा? सर्कुलर शेप होती है, तो उसको सर्कल कहते हैं। सेकंड जैसे कि कॉइन, ठीक है। और थर्ड जैसे कि व्हील, ठीक है, व्हील ऑफ अ कार या व्हील ऑफ अ बाइक या व्हील ऑफ अ साइकिल, कुछ भी एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है चीजें बेटा? सर्कल है। कुछ बच्चे कहते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में कि सर सर्कल तो बॉल भी होती है, तो नहीं बेटा, ये गलत है। बॉल सर्कल नहीं है, बॉल तो लाइक अ स्फीयर, ठीक है ना। स्फीयर बॉल क्या होती है बेटा? स्फेरिकल शेप होती है, तो उसको सर्कल नहीं कहेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि बेसिकली सर्कल क्या है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी कि किसी प्लेन पे अगर हम कलेक्शन करते हैं सभी पॉइंट्स की, ठीक है, विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, लेट सपोज ये, और मैंने यहां से एक फिक्स्ड डिस्टेंस ले लिया, लेट सपोज यहां तक का ले लिया, और यहां से इस डिस्टेंस से पर्टिकुलरली मैंने क्या करी, कलेक्शन करी सभी पॉइंट्स की, ये फिक्स्ड डिस्टेंस रख के, है ना। तो अगर मैं इन सभी कलेक्शन करूं तो क्या बन जाएगा बेटा? एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बेटा डेफिनेशन सबको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो आप थोड़ा सा एक बार फील करना, रिकॉल करना, इस चीज को समझ में आ जाएगी। तो देखो बेटा, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। तो बच्चों मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि सर्कल क्या होता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में भी आ गई होगी। बट हमने थोड़ा सा और जानना है सर्कल के बारे में। अच्छा, मैं वन बाय वन आपको समझाता जाऊंगा और यहां से रफ करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे लिखने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, और बोर्ड आप देख सकते हैं पूरा फुल है ना। तो मैंने डेफिनेशन बता दी है, तो मैं इस डेफिनेशन को अब रफ कर रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। ओके, और बच्चों फटाफट से, बिल्कुल नया चैप्टर हो रहा है तो ध्यान से देखें बेटा, चीजों को समझे अच्छे से और करते आगे। तो बेटा सर्कल क्या होता है ये बात हमने समझा दी आपको। अब सर्कल बना के भी दिखा देते हैं, लाइक दिस। मैं मानता हूं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना होगा, बट ठीक है, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, ये सर्कल है। और जैसे कि मैंने बताया एक फिक्स्ड पॉइंट से, तो ये फिक्स्ड पॉइंट है और इससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस मैंने लिया। इस डिस्टेंस पे जितने भी मैंने पॉइंट्स मार्क करे, उसकी जब मैंने कलेक्शन करी तो मेरे को क्या मिला बेटा? मुझे एक सर्कल मिल गया, ठीक है। तो बेटे इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम मैंने रखा, क्या रखा? मैंने नहीं रखा यार, पहले से रखा हुआ है, सेंटर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा? सेंटर। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जो आप फिक्स्ड डिस्टेंस देख रहे हैं, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। लाइक अगर इस पॉइंट का नाम ए दे दूं और इस पॉइंट का नाम ओ दे दूं, तो ओ ए क्या कहलाती है बेटा? रेडियस। क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओके, आई एम श्योर बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। और ये जो आप टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री देख रहे हैं, इस लेंथ ऑफ बाउंड्री को क्या नाम दिया गया बेटा? इसको कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं बेटा? सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो ये कहलाती है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी चीजें बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा आप लोगों को, और आगे चलता जाऊंगा, क्योंकि बेटा थोड़ी सी स्पेस की कमी है और कोई रीजन नहीं है। तो देखते हैं आगे। तो बेटा इसके बाद आगे का पॉइंट आता है इक्वल, ये थ्योरम्स है बेटा कुछ। ये हम अभी क्या कर रहे हैं बेटा? चैप्टर 9th जो हमने पढ़ा, चैप्टर 9 सॉरी क्लास 9th में जो हमने चैप्टर 10 पढ़ा था सर्कल, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं ना। तो वही सारी थ्योरम्स हैं ये जो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं।
क्योंकि बेटा चैप्टर 10 में इन थ्योरम्स का यूज होना है, तो इसको रिकॉल करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इनको रिकॉल करना जरूरी हो जाता है। तो एक बार देखते हैं बेटा, आप लोग ध्यान दें। देखो तो अगली थ्योरम क्या कहती है। अच्छा, थ्योरम के बताने से पहले मैं कुछ और जनरल चीजें आपको बता दूं, थ्योरम पे बाद में आते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा था आपसे। चलो मैं यहीं पे करता हूं। देखो लेट्स सपोज ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अभी मैंने आपको कुछ चीजों की जानकारी दी, जैसे कि ये सेंटर होता है और सेंटर से जो फिक्स डिस्टेंस मैंने बताया था उसको रेडियस कहते हैं। इसके अपार्ट इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये इसकी जो टोटल बाउंड्री की जो लेंथ होती है, इट इज कॉल्ड अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ना। ठीक है, ओके। अगर मैं इस पे कोई दो पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स सपोज ये दो पॉइंट ले लिए मैंने, ये और ये। ठीक है, ये सपोज टू बी ए है, ये सपोज टू बी बी है। ठीक है, आप एटलीस्ट ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे पे स्पेस कम है, तो हो सकता है कि मैं कुछ चीजें लिखवा ना पाऊं, लेकिन बट मैं आपको मुंह से बता रहा हूं, तो आप ध्यान से सुने और अपने क्या कहते हैं नोटबुक में लिखें उसको। अब जैसे कि मैं इस सर्कल पे दो पॉइंट्स लेता हूं, लेट्स सपोज मैंने ये दोनों पॉइंट्स ले लिए। अब आप देख रहे हो कि इसने सर्कल को क्या किया कि दो चीजों में डिवाइड कर दिया, एक तो ये वाली चीज और एक इसके ऊपर ये वाली चीज। ये देखो ना, एक ये वाली चीज और एक इसके ऊपर ये वाली चीज, आप देख रहे हैं ना। तो कुछ इस तरीके से। तो बेटा इन चीजों को क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बेटा आर्क। इनको क्या कहते हैं, आर्क। इट इज द आर्क ऑफ अ सर्कल। और ये छोटी है तो इसको माइनर आर्क कहेंगे, ये वाली बड़ी थी तो इसको मेजर आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, तो ये वाली कहलाती है माइनर आर्क और ये वाली कहलाती है मेजर आर्क। तो आप इस चीजों को लिखते रहें साथ साथ, मेरे साथ साथ लिखते रहें, ज्यादा बेटर है। मैं बोल रहा हूं तो आप लिखते भी रहें साथ साथ ना। ओके, तो ये होती है आर्क। अब अच्छा, अब इस दो पॉइंट्स को मैं आपस में लेट्स सपोज जोड़ देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं, तो एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। आप देख सकते हैं एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। तो ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है बेटा, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल की कॉर्ड कहलाती है। ध्यान रखना, ये सर्कल की कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, सर्कल की कॉर्ड कहलाती है। तो इट इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब ये कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। ध्यान से देखो बेटा, ये कॉर्ड जो है सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है। एक ये वाला सेगमेंट आप देख सकते हैं और एक ये वाला सेगमेंट आप देख सकते हैं। तो इन सेगमेंट्स को कहते हैं बेटा, जो बड़ा सेगमेंट है वो मेजर कहलाएगा, जो छोटा सेगमेंट है वो माइनर कहलाएगा। ठीक है, तो आई रिपीट, ये वाला सेगमेंट का नाम क्या है बेटा, इट इज अ मेजर सेगमेंट। ठीक है, और ये वाले सेगमेंट का नाम क्या होगा, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट, ये बातों को याद रखना। अच्छा, ये जो हमारे सेगमेंट हैं ये कैसे ड्राइव हुए बेटा, कैसे बने, मेरा कहने का मतलब ये है कि कैसे बने, ये कॉर्ड से बने। आप चेक कर लो भाई, ये कॉर्ड से बने हैं। ठीक है, ये किससे बने हैं बेटा, कॉर्ड से बने हैं। तो इसके बाद आगे की बात करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई है कि सेगमेंट बेसिकली कॉर्ड से बनता है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आपको समझ में आया कि माइनर सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है। लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो दोनों पॉइंट हमने लिए थे ये बिल्कुल ऐसी जगह ले लिए जाएं जब इनसे जो लाइन बने वो लाइन इनके सेंटर से पास हो जाए, कुछ इस तरीके से। भाई ये भी तो पॉसिबल है ना कि ये दोनों पॉइंट मैं कुछ इस तरीके से ले लूं, मैं कुछ इस तरीके से ले लूं कि इससे जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो किससे पास हो जाए बेटा, सेंटर से पास हो जाए। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कोई भी, मतलब ये कहलाएगी तो बेटा कॉर्ड ही। ये जो लाइन सेगमेंट है इसको क्या कहते हैं, कॉर्ड ही कहते हैं ना, तो ये कहलाएगी तो कॉर्ड ही। लेकिन उस केस में, इन केस अगर ये कॉर्ड सेंटर से पास हो जाती है तो इस कॉर्ड को कहते हैं बेटा लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। यानी कि तो उस केस में ये सर्कल की सबसे ज्यादा लंबी कॉर्ड होगी, इससे ज्यादा लंबी कॉर्ड सर्कल के अंदर हो ही नहीं सकती। ठीक है, और इसी कॉर्ड को हमने दूसरा नाम दे दिया जिसका नाम है डायामीटर। इसको ही हम क्या कहते हैं बेटा, डायामीटर कहते हैं। आप फिर से चेक करो, इसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। और देखो एक बात ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको जब डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस, तो यहां से यहां तक का रेडियस और यहां से यहां तक का भी रेडियस, यानी कि ये दो रेडियस हो गई। तो भैया आपको बात समझ में आई कि डायामीटर जो है वो रेडियस का दुगना भी होता है, चेक कर लो। ठीक है, डायामीटर जो है रेडियस का दुगना भी होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, है ना, एटलीस्ट इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैंने सेगमेंट के बारे में आपको बताया, मैंने
आपको लॉन्गेस्ट कॉर्ड के बारे में बताया और मेजर आर्क माइनर आर्क के बारे में बताया। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे की बात करते हैं, आगे देख लेता हूं मैं एक बार। हाँ, एक चीज और है बेटा, एक चीज और है, उसको और बता दूं मैं यहीं पे। थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। देखो एक छोटी सी चीज और है, और हाँ एक नहीं दो चीज बतानी है। देखो बेटा क्या है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, जैसा कि मैंने बताया था ये सेंटर है। यहाँ पे मैं अगर कोई 2 पॉइंट लेता हूं ए और बी, ठीक है, अगर मैंने इसको आपस में ज्वाइन किया तो डेफिनेटली ये कॉर्ड बनेगी, और कॉर्ड से मेरे 2 रीजन निकल के आते हैं। एक रीजन का नाम होता है मेजर सेगमेंट, एक रीजन का नाम होता है माइनर सेगमेंट। ये आपने बात समझी। लेकिन अगर मैं इसको ज्वाइन ना करूं और इन दोनों को ही सेंटर से ज्वाइन कर दूं, लेट्स सपोज यहां से, ठीक है बेटा, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो भी मेरे पास 2 रीजन आते हैं। तो भी मेरे पास क्या आते हैं बेटा, 2 रीजन आते हैं। एक रीजन ये वाला है शेडेड और एक अनशेडेड रीजन है। तो बेटा इन रीजन का नाम क्या है, इन रीजन का नाम क्या है, इन रीजन का नाम है बेटा सेक्टर। इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है, और इट इज मेजर सेक्टर। तो आई एम श्योर बात समझ में आई होगी, ठीक है। एक तो ये बात बतानी थी। तो बेटा बेसिकली जो रेडियस से डिस्क्राइब हुआ उसको हम सेक्टर कहते हैं, जो कॉर्ड से डिस्क्राइब हुआ उसको हम सेगमेंट कहते हैं। अगर इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है तो प्लीज फटाफट से बस कमेंट में इतना लिख दें, यस सर यस सर यस सर, ठीक है। तो मैं जब तक आगे चल रहा हूं फटाफट से आप मेरे को बता दो यस सर लिख के, नहीं आई तो नो सर लिख देना। इसके बाद बेटा बात करते हैं, देखो सुनिए मेरी बात। मैंने जैसे कि 2 पॉइंट लिए थे, है ना। अब इन 2 पॉइंट्स को मैं फिर से वही सेंटर से पास कराते हुए कुछ इस तरीके से लूंगा कि सेंटर से पास हो जाए। तो एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया। तो मैंने अभी आपको ये बात समझाई थी कि ये डायमीटर होता है, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, और डायमीटर को ही हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं सर्कल की, है ना। तो ये बात मैंने समझाई थी। लेकिन मैं एक चीज बताना भूल गया था कि बेटा जो डायमीटर होता है ना, वो सर्कल को 2 इक्वल रीजन में डिवाइड करता है। अभी तक क्या हो रहा था कि कॉर्ड एक छोटे रीजन में और एक बड़े रीजन में डिवाइड कर रही थी, जिसको मैं माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कह रहा था। लेकिन इन दैट केस ये दोनों रीजन इक्वल है, तो कोई माइनर या कोई मेजर नहीं है, दोनों इक्वल है। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं सेमी सर्कल, आधा सर्कल, यानी कि, है ना, क्या कह सकते हैं, सेमी सर्कल। ये भी और ये भी, तो इसमें कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, दोनों ही सेमी सर्कल है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक चीज और सीखी कि डायमीटर जो है वो सर्कल को बीच में से काट देता है, यानी कि आधा कर देता है, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और बच्चों मैंने आपसे कुछ बोला था, वो आपने मैसेज कर दिया है, तो मैं आगे चलता हूं फिर, ठीक है। फटाफट से बस इतना लिख दो, यस सर अगर समझ में आ गया है तो, और किसी को नहीं समझ में आया तो फिर नो सर लिख दे। तो मैं कोशिश करता हूं दोबारा से समझाने की कुछ चीजों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, है। देखो अब सर्कल के बारे में जितना बेसिक इंट्रो था वो मैंने आपको दे दिया है। अब हम आगे उनकी कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे ना। तो आपके सामने बोर्ड्स पे सारी थ्योरम्स लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं एक बार। तो बेटा पहली थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर और वाइस वर्सा। देखो मतलब समझो क्या कहने का है। कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि अगर किसी सर्कल के अंदर इक्वल कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स क्या होती है ये बात तो समझ में आ गई है। अब मान लो कि 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, सॉरी एक छोटी बड़ी लग रही होगी आपको, मैं बराबर करने की कोशिश करता हूं। अभी मेरे ख्याल से इक्वल जैसी लग रही है। तो लेट्स सपोज ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों की लेंथ इक्वल है, मान लेते हैं दोनों 5-5 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पे कोई सेंटर है, ठीक है। अब देखो थ्योरम समझते हैं क्या कहता है। कहता है कि इक्वल कॉर्ड, यानी कि दोनों कॉर्ड मैंने इक्वल लिए, सबटेंड एन इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि ये बोलनी चाह रही है थ्योरम कि ये जो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है, इसने ये बात बोली है। तो यानी कि ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, और वाइस वर्सा, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाए तो वो लेंथ में इक्वल कहलाएंगी। वाइस वर्सा यानी कि इसकी उल्टी, है ना, इसकी रेसिप्रोकल, यानी कि कन्वर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा अगर किसी सर्कल में इक्वल कॉर्ड है
तो वो सेंटर पे हमेशा इक्वल एंगल बनाएंगी। ठीक है, तो इस थ्योरम में हमने ये सीखा और मेरे हिसाब से सबको बात समझ में भी आ गई होगी, बट फिर भी किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि सर इसको कैसे प्रूफ करें। वैसे तो मैंने 9th क्लास में कराया है प्रूफ, लेकिन फिर भी चलो आप भूल गए होंगे, 1 साल हो गई ये बात को, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ना, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूं तो सीपीसीटी से एंगल इक्वल आ जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी बहुत आसान है। देखो इसकी वाली साइड इसके इक्वल, इसकी वाली साइड इसके इक्वल, और इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्योंकि ये तो गिवन है भाई, कॉर्ड इक्वल है, तो ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई और सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल आ गए। तो बस यही था इस थ्योरम में कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, और वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर सेंटर के एंगल इक्वल है तो कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल होगी। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं आगे चलता हूं इसको रफ करके, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस भी बनता जा रहा है, अब चलते जाते हैं आगे आगे। चलो भाई ओके चलते आगे। तो हाँ, इसके बाद थी अगली थ्योरम, कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, लेकिन किस पे, आगे पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड पे, कहने का मतलब टू अ कॉर्ड यानी कॉर्ड पे, तो कहते हैं बाइसेक्ट द कॉर्ड और वाइस वर्सा। यानी कि कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब ये है कि अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी कि ये वाली चीज, तो इसने ये बोला कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के इक्वल है। लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है और ये एम है, ये सेंटर पॉइंट ओ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम बराबर एम बी कहलाएगी। तो ये थ्योरम हमें क्या सिखाती है कि अगर हम सर्कल से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। और वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर भैया किसी लेंथ ने कॉर्ड को बाइसेक्ट किया हो तो वो डेफिनेटली लेंथ क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर लेंथ कहलाएगी, यानी कि वो परपेंडिकुलर है ना। तो वाइस वर्सा यानी कि इसकी उल्टा कहती है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे ये थ्योरम भी बहुत इजी थी और आपको समझ में आ गई होगी, बट फिर भी किसी के मन में डाउट हो कोई सर प्रूफ, तो वैसे तो मैंने बताया 9th क्लास में कराया, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो आपके मन की शंका मैं पूरी कर देता हूं। मैं क्या करूंगा, इसको और इसको ज्वाइन करा दूंगा, है ना बच्चों, और यहां से मेरे पास 2 ट्रायंगल आ जाएंगे। अब मैं इसमें कॉन्वेंसी प्रूफ करूंगा और सीपीसीटी से ये दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाली कॉमन साइड है, तो चेक कर लो आरएचएस रूल लग गया। एक राइट एंगल दिखाया, एक हाइपोटेनस दिखाई और एक साइड दिखाई, तो आरएचएस रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई और सीपीसीटी से एएम बराबर एमबी हो गई। तो भैया हो गया प्रूफ, यही तो दिखाना था हमने। तो उम्मीद करता हूं आपको ये थ्योरम भी समझ में आ गई होगी। और इसकी वाइस वर्सा यानी कि उल्टी का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लेंथ कॉर्ड को बाइसेक्ट करे तो वो लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ कहलाती है, उल्टे में ये होता है ना। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। और अगर किसी को थोड़ा सा भी तनिक सा भी डाउट है तो आप मेरे को बता देना, वैसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि सबने ऑलरेडी पढ़ रखा है सब कुछ। तो देखते हैं बेटा आगे। तो अगली थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि देयर इज अ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि 3 नॉन कोलिनियर। देखो सबसे पहले बात आती है कि कोलिनियर किसे कहते हैं। एक सेकंड रुकना, जरा पानी पी लें। तो सबसे पहले नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, पहले समझते हैं कोलिनियर किसे कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जो एक ही लाइन में हो, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हो उसे कोलिनियर कहा जाएगा। तो नॉन कोलिनियर जो एक लाइन पे ना हो उसे नॉन कोलिनियर कहेंगे, है ना। तो 3 ऐसे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर कहलाते हैं जो एक लाइन पे नहीं। आप चेक कर लो, एक लाइन बना ही नहीं सकते ना कभी भी, तो इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो इस थ्योरम ने ये सिखाया कि अगर 3 पॉइंट्स हैं तो उससे एक ही सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। चलो ट्राई मारते हैं, अगर एक पॉइंट होता तो आप कितने सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो भैया अनगिनत कर सकते हैं, चेक करो, एक कर दिया, एक और कर दिया, एक और कर दिया, एक और कर दिया, मतलब जितने मर्जी करते जाओ इस पॉइंट से ड्रॉ, है ना। एक पॉइंट से मतलब इन्फिनिटी ड्रॉ हो सकते हैं। अगर 2 पॉइंट होते तो बच्चों उससे सिर्फ और सिर्फ 2 सर्कल ड्रॉ हो सकते थे। देखो एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल, इसके अलावा कोई तीसरा सर्कल इससे ड्रॉ नहीं हो सकता।
लेकिन अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं बन सकता, ये वाला बस। ठीक है, और ये बात आपने 9th क्लास में पढ़ी भी है, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई थी, तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलो चलते हैं आगे, है ना। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं थी, बट फिर भी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगली थ्योरम क्या कहती है? कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और वाइस वर्सा। देखो कहने का मतलब समझो, कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स हो। लेट्स सपोज ये है ना, और एक ये, दोनों इक्वल कॉर्ड्स मान लेते हैं हम, एक ए बी और एक सी डी, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, और यहां पे कहीं पे सेंटर रहा होगा इसका बीच में ओ। अब क्या कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस बनाती हैं, या फिर ब्रैकेट में यहां पे सेंटर्स भी लिख सकते हो आप। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि एक सर्कल के अंदर ना हो, 2 सर्कल के अंदर हो, लेकिन इन दैट केस आपके सर्कल की रेडियस सेम होनी चाहिए, है ना। चलो खैर, आप सेंटर्स इसलिए नहीं लिखा मैंने, आप इसी में समझो। देखो लेंथ परपेंडिकुलर, देखो डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है। ये नहीं कि आप इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से नाप लिया है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट, ऐसे तो 3600 डिस्टेंस आ जाएंगे भाई। डिस्टेंस कौन सा कहलाता है? जो हाइट होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो 90 डिग्री बनाती हो, ये वाला डिस्टेंस, है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो 90 डिग्री, जहां पे जिस पॉइंट पे भी 90 डिग्री आ रहा हो, है ना, ये वाला डिस्टेंस, तो इसको m और इसको n मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। अब बात को समझते हैं। कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि कॉर्ड्स इक्वल है, पहले से बोल दिया। कहता है कि इक्वल डिस्टेंस बनाती है सेंटर से, यानी कि आपने ये बताना कि ये दोनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल होते हैं। तो नो डाउट, वैसे तो थ्योरम कह रही है वो इक्वल होते होंगे, है ना, लेकिन फिर भी कि सर अगर हमने इसको प्रूफ करना हो तो कैसे करते? तो बेटा प्रूफ करना तो बहुत आसान है, आप फिर से इसमें वही कर सकते थे जो मैंने आपको अभी तक बताया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसमें क्या कर सकते थे बेटा, आप इसमें ये काम कर सकते थे कि आप इसको ज्वाइन कर लेते थे सपोज, है ना, इसको ज्वाइन कर लेते थे, और इसमें अगर आप कॉन्वेंसी प्रूफ कर देते तो सीपीसीटी से आपके ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ जाते, है ना। खैर हमें वो नहीं सीखना, हमें तो बस देखो, और अगर आपने करना भी है तो भी देख लो यार, मैं बताता हूं भाई। ये मान लो 5 है तो ये भी 5 है, और भैया हमने अभी थ्योरम में सीखा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये 2.5 हो जाएगा, तो भैया ये भी 2.5 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल है, वेरी गुड। ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, वेरी गुड। ये 90 डिग्री है, वेरी गुड। तो हो गया, बस हो गया ना बेटा। आरएचएस रूल से भाई एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक साइड, तो कॉन्वेंसिव प्रूफ होती सीपीसीटी से आपने वो दिखा देना है। चलिए बहुत इजी थी थ्योरम। और वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि इसका उल्टा भी प्रूफ है, यानी कि उल्टा कैसे कि अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो कॉर्ड की लेंथ इक्वल होती है, बस वाइस वर्सा ये कहती है। ठीक है, तो बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही होगी, अभी तक तो आ रही होगी। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ था भी नहीं जो टफ रहा हो या मुश्किल हो जो आपको ना समझ में आए, तो आपको अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। अच्छा बेटे, ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना? एक बार बता देना बच्चों जरा फटाफट से, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, आपको पता ही है, तो एक बार फटाफट इतना और बता दो बस, और बाकी आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी केयर, क्या अभी तक जितने भी कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी के कंपैरिजन में। तो कहते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। देखो यानी कि मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूं पहले तो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यानी कि एक आर्क से बना एंगल, ये एक आर्क है बताया था बेटा, ये माइनर और ये मेजर आर्क, है ना। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे बना एंगल, यानी कि यहां पे बना एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, कहता है कि इस डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि बचे हुए सर्कल के किसी पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। यानी कि लेट्स सपोज इस पार्ट पे मैं बना देता हूं एक एंगल, तो ये थ्योरम ये कहती है कि ये वाला एंगल इसका डबल होता है, ये वाला एंगल इसका डबल होता है। अच्छा, इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि 9th क्लास में मैंने करा रखा और थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है प्रूफ, तो इसलिए प्रूफ नहीं समझाऊंगा, बट थ्योरम समझा रहा हूं
तो भैया ये इसने क्या बोला कि एंगल जो ए ओ बी है, यानी कि ये वाला एंगल, ये दुगना है किसके एंगल ए, इसको सी नाम देते हैं, ए सी बी के। ठीक है, लेकिन बच्चे ये तो पहला केस था, इसमें और भी केस हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर ये दोनों पॉइंट जो मैंने लिए थे वो मैं सेंटर से पास करा देता तो क्या होता, चेक करो। अगर मैं सेंटर से पास कराता तो क्या होता, तो भैया इस पे जो एंगल बनता वो एंगल 180 डिग्री बन जाता। चेक कर लो, सेंटर पे एंगल 180 डिग्री बन जाता। भाई इन दैट केस तो मुझे पता नहीं चल रहा ना कि कितना एंगल बन रहा है, लेकिन यहां पे तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि 180 डिग्री बनता है, क्योंकि बेटा लीनियर पेयर नहीं बन गया ये। चेक कर लो आप, लीनियर पेयर भैया 180 डिग्री होता है। और फिर से सर्कल के किसी रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनाते हैं। लेट्स सपोज यहां पे बना देते हैं। तो भैया हमने ये थ्योरम सीख लिए कि ये वाला एंगल इसका आधा होगा। तो भैया अगर ये 80 100 है तो ये उसका आधा 90 डिग्री होगा। तो इससे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया। वो क्या है कि एंगल इन दी सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी कि आधे सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल होता है, समकोण होता है। ठीक है बेटा, तो इस बात को लिख लेना, एंगल इन दी सेमी सर्कल इज इक्वल टू राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, ओके। अगर ऐसा ना होता तो तीसरा केस क्या हो सकता था वो भी देख लेते हैं एक बार। तो तीसरा केस ये हो सकता था कि ये दोनों पॉइंट लेट्स सपोज कि यहीं पे ही होते। ठीक है, ए और बी, और ये भी यहीं पे ही होता। ना ना ना, ये मत करो, फिर तो थोड़ी सी आपको समझने में आसानी नहीं रहेगी। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं इसको, इन दोनों पॉइंट्स को मैं कहीं और ले लेता हूँ, क्योंकि फिर आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो भैया ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे ले लेते हैं, काम करते हैं। देखो मतलब वही है कि बस सर्कल को थोड़ा सा रोटेट ही कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बात को समझो, ये आपका सेंटर हो गया। अब हमने तो थ्योरम के अकॉर्डिंग चलना है। तो थ्योरम क्या कहती है कि भैया सेंटर पे बना एंगल। अब सेंटर पे आप कंफ्यूज हो जाते हो यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज होना था कि सर सेंटर में दो एंगल बन रहे हैं, ये भी और ये भी, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी कंफ्यूज होना था, ये भी और इसके ऊपर ये भी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी बात है, एक एंगल ये भी बन रहा है और एक एंगल ये भी बन रहा है। ठीक है, तो हम किस एंगल की बात कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो बेटा आप ध्यान देना कि आपने जो दूसरा पॉइंट लिया, यानी कि अदर पॉइंट्स जो लिया, ए और बी को छोड़ के जो अदर पॉइंट्स लिया, वो आपने कहां पे लिया उस पे डिपेंड करता है। वो अगर आपने यहीं पे लिया है, लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट लिया है, तो भैया हम बात कर रहे हैं इस वाले की। ठीक है, अगर आपने इस वाले पोर्शन में लिया होता ये सी पॉइंट, तो हम बात करते ऊपर वाले एंगल की। बस इतना सा ध्यान रखना। तो अब ये एंगल जितना भी होगा ये उसका आधा होगा। ठीक है, तीसरा रिजल्ट ये कहता है। और ये बेसिकली बताने का रीजन मेरा यही था कि आप इस एंगल को डिस्क्राइब कर सको कि ये एंगल है कौन सा बेटा, है ना, कि ऊपर वाला है या फिर नीचे वाला, कोई भी हो सकता है। आप ऊपर वाला लोगे तो ऊपर वाला ले लो, लेकिन ऊपर वाले के केस में फिर यहाँ पे आपका इसी पॉइंट होना चाहिए, है ना, मतलब इस वाले पोर्शन पे, इस वाले आर्क पे। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी इस थ्योरम में क्या बताया गया है क्या नहीं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं बेटा, है ना, आगे देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं फिलहाल। तो देखते हैं बच्चों, इसको देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि एक ही सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। अब सेगमेंट किसे कहते हैं, ये बात मैंने आपको बखूबी बहुत अच्छे से बताई है कि भैया सेगमेंट कहते हैं हम किसे, अगर हम दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो एक तरफ बड़ा सेगमेंट एक तरफ छोटा सेगमेंट बन जाता है ना, या फिर अगर सेंटर पे है तो इक्वल सेगमेंट बनते हैं, तो सेगमेंट इसे कहते हैं। तो अब इसने ये बोला कि एक ही सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। देखो बात को समझो, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि एक ही सेगमेंट में। तो एक ही सेगमेंट का मतलब ये कि हमने सीखा कि दो सेगमेंट बनेंगे, एक बड़ा और एक छोटा। भाई जाहिर सी बात है, इसको ज्वाइन करने से बड़ा और छोटे तो बनेगा। तो एक ही सेगमेंट का मतलब ये कि या तो सारे एंगल आप बड़े सेगमेंट में बनाओ या फिर सारे एंगल आप छोटे सेगमेंट में बनाओ, तो वो सारे एंगल आपस में इक्वल कराएंगे। लेकिन बड़े में बना रहे हो तो बड़े में ही बनाना, छोटे में बना रहे हो तो छोटे में बनाना। यानी कि अगर मैं बड़े पे बनाता हूं, लेट्स सपोज मैंने एक ये वाला बनाया,
एक ये वाला बनाया, एक ये वाला बनाया, ठीक है। अब जितने मर्जी बना लो, एक ही सेगमेंट में होने चाहिए। अगर आप बड़े में बना रहे हो तो आप बड़े में बनाओ, छोटे में बना रहे हो तो छोटे बनाओ। तो ये सारे एंगल बेटा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ये सारे एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कि इनके नाम है ABC, DE, FG एंड सो ऑन। तो एंगल ACB बराबर एंगल ADC बराबर एंगल AEB बराबर एंगल AFD और बराबर है AGB। और भी बना लो, जितने मर्जी बना लो, ठीक है। जैसे कि ये वाला बन गया, तो जितने मर्जी आप बना लो एक ही सेगमेंट में एंगल, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम ये कहती है। तो बच्चों आई एम श्योर आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। और सिमिलरली अगर आप छोटे सेगमेंट में बनाते हो, छोटे में बना लेते हैं, वो सब आपस में इक्वल कहलाते हैं, लेकिन वो इसके इक्वल नहीं कहलाते, ठीक है। ऐसी कोई थ्योरम नहीं है। थ्योरम ये कहती है कि एक ही सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। तो इस चीज को याद रखें और चलो आगे चलते हैं, ठीक है। बाद में आपने अच्छे से सबको नोट करना है, ठीक है भाई। तो चलिए इस थ्योरम को भी रफ करें। अब इधर लास्ट थ्योरम है, लेकिन लास्ट नहीं है, एक्चुअली मेरे पे जगह नहीं थी, तो दैट्स वाई मैं लिख नहीं पाया। बाकी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं फिलहाल जो बोर्ड पे लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली। कहता है कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line segment containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic। अभी concyclic points किसे कहते हैं उस चीज को आप समझ लो, इतनी बड़ी थ्योरम समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। कहने का मतलब यह है कि सिंपल सा फंडा है कि अगर 4 पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाई करें, ठीक है, 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, तो दे आर कंसाइक्लिक। तो ये कंसाइक्लिक कहते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसे सिचुएशन, इस थ्योरम में कुछ ऐसा ही लिखा है। ये 4 पॉइंट्स आप देख सकते हैं, A, B, लेट्स से ये C और ये D, और ये चारों के चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम कंसाइक्लिक कहते हैं। फिर भी इस थ्योरम का मतलब समझते हैं। कहते हैं कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी कि ये वाले पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देने को बोला था इसने, तो एक लाइन सेगमेंट मिल गया हमने। अब कहता है कि सबटेंड इक्वल एंगल्स, तो ये इक्वल एंगल्स बनाएगा। देखो चेक करो, एंगल्स एट द 2 अदर पॉइंट्स, अदर पॉइंट्स से 2 अदर पॉइंट्स है ना, लाइन ऑन द सेम साइड, वो एक ही साइड पे, यानी कि ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के एक ही साइड पे है ना, ऊपर या फिर नीचे। लाइन सेगमेंट कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स, तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं लाई ऑन अ सर्कल, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, कंसाइक्लिक कहलाते हैं। बस इतनी सी बात थी। और ये आपको पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अगली थ्योरम है उसमें आपसे साइक्लिक का ही जिक्र करना है, ठीक है। तो इसीलिए पहले ये थ्योरम पढ़ानी बहुत जरूरी थी, तो और कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट थ्योरम देखते हैं। तो जो लास्ट थ्योरम है ना, तो मैं उसका आपको प्रूफ कराऊंगा, ठीक है, ना ही वो मैं थ्योरम लिखवाऊंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस आपको समझा देता हूं कि लास्ट थ्योरम क्या कहलाती है। अभी आपने ये तो देख लिया कि कंसाइक्लिक पॉइंट्स किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कंसाइक्लिक से ही आया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टेक्स किस पे लाई करते हैं बेटा, सर्कल पे लाई करते हैं। सर्कल पे, सर्कल के बाहर या अंदर नहीं, सर्कल पे लाई करनी चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, तो कुछ सिचुएशन पिछली वाली बनी है, कुछ अलग नहीं है बेटा, है ना। तो वही सिचुएशन है। तो बेटा ये थ्योरम कहती है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द अपोजिट द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब ये है, इसको कहते हैं बेटा चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल ना, तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कहती है बेटा ये थ्योरम ना। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और अब हम बात करेंगे 10th क्लास की थ्योरम से रिलेटेड। तो देखते हैं एक बार फटाफट से और समझते हैं क्या कहता है। तो भैया 10th क्लास की जिक्र करें उससे पहले कुछ चीजें भी समझ लें, है ना, 10th क्लास से रिलेटेड।
देखो इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ये लाइन इंटरसेक्ट सर्कल को किसी भी पॉइंट्स पे नहीं कर रही, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के दो केसेस हो सकते हैं, या तो लाइन सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या फिर वो लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि इस पॉइंट पे जैसे कि इसने किया, ठीक है। तो दो हो सकते थे यहां पे, तो या तो दो पॉइंट्स पे करेगी या फिर एक पॉइंट्स पे करेगी। तो अगर कोई लाइन सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो भैया उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे सीकेंट। क्या कहेंगे बेटा, सीकेंट कहेंगे, है ना। और अगर कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उस लाइन को आप कहेंगे टेंजेंट। क्या कहोगे भैया, टेंजेंट। और इस टेंजेंट का जो पॉइंट होता है, यानी कि जिस पॉइंट पे इसने सर्कल को टच किया, बेसिकली टच, इंटरसेक्ट वर्ड तो खैर यहां पे यूज करना ठीक नहीं है, बेसिकली टच किया, उस पॉइंट को एक नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये कहलाता है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या, कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पे, देखो यहां पे आपको टच होता है वो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप मान लो कि इस पॉइंट पे टच हुआ है सर्कल, है, ठीक है। तो आई रिपीट, इसे कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन के दो केस होते हैं, एक ये कि जब लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और दूसरा केस ये कहलाता है कि जब लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो जब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको सीकेंट कहते हैं, जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट के केस में जहां पे इंटरसेक्ट यानी कि टच करती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात जो मैं समझाना चाह रहा था। और ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, आप ये फील कर सकते हो कि इस पॉइंट से मैं कितनी टेंजेंट पास कर सकता हूं। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही टेंजेंट है जो पास हो सकती है इस पॉइंट से, और कोई नहीं। बाकी सर्कल पे आप दुनिया भर की यानी कि इन्फिनिटी, अनगिनत टेंजेंट बना सकते हो, किसी भी पॉइंट्स पे बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आपने दूसरी टेंजेंट बनाने की कोशिश की तो टेंजेंट ना बन के सीकेंट बन जाएगी। अब कोशिश करके देखो, जैसे कि मैंने इस पे एक टेंजेंट बनाने की कोशिश की, अब देखो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई, तो बेटा ये टेंजेंट ना बन के सीकेंट बन जाएगी। आप कोशिश करके देख लेना, ठीक है। तो ये भी रिजल्ट याद रखना कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकती है सर्कल पे, एक से ज्यादा टेंजेंट हम नहीं बना सकते। तो चलो आगे देखते हैं फटाफट। और एक चीज और देखो, क्या होता है कि आप कभी भी टेंजेंट बना रहे हो, ठीक है, तो बेटा सर्कल पे सिर्फ और सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट बना सकते हो, दो से ज्यादा नहीं बना सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दी, अब अगर मेरे को दूसरी टेंजेंट इसके पैरेलल बनानी है, लेट्स सपोज कि अगर मेरे को दूसरी टेंजेंट इसके पैरेलल बनानी है, तो वो बेटा दूसरा इसी पॉइंट पे बनेगी जाके, जो इसके पैरेलल होगी, इसके अलावा और कोई टेंजेंट नहीं बन सकती, ठीक है। तो याद रखना ये बात भी, ठीक है। तो बेटा इन दैट केस आपने ना इससे एक रिजल्ट और सीखा, आप याद रखना, ये पता है कब पॉसिबल है, जब ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे बने। आप चेक कर लो ये डायमीटर क्या रहेगा इस केस में, तो ये जब ही पॉसिबल है जब ये टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे बने, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। आगे आपके पास एक थ्योरम है बेटा, एक थ्योरम है। देखो पहले मैं थ्योरम आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसमें प्रूफ तो नहीं कराऊंगा, खैर बहुत इजी है तो उसमें प्रूफ क्या ही बताना ना, उसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट है, बट हाँ मतलब जरूर समझाऊंगा। कहते हैं कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो मतलब समझो क्या कहता है। कहता है कि आप सर्कल पे कहीं पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी, वो आपकी मर्जी है। मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, और ये सेंटर है, इस सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करो, किस पे, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करे, है ना। लेट्स सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इसने टच किया, तो बेटा ये जो है हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना देगा। तो कहने का मतलब ये है, इससे हमने क्या सीखा
कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट का पूरे चैप्टर में जिक्र होता रहेगा, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसने क्या बताया कि भैया रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली रन्ना रेडियस लेके ये वाली ले लेता तो फिर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाता, तो फिर ये 90 डिग्री का बन जाता, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, लेकिन ये नहीं है कि ये वाली रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। और इसके बाद बेटा एक्सरसाइज 10.1 रह गई है, और वो फटाफट से हम देख लेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, तो फटाफट से आप ध्यान दें और सभी जने एनसीईआरटी बुक को ओपन कर खोल के रखें, ठीक है। मैं वन बाय वन आपको सबके आंसर्स बताता जाऊंगा। तो बेटा पहला लिखा है क्वेश्चन, कहता है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, यानी कि सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो बेटा अभी तो पता था इन्फिनिटी हो सकती है बेटा, इसने ये थोड़ा बोला सिंगल पॉइंट से, ठीक है, इसने ये थोड़ा बोला, इसने तो बोला कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो सर्कल पे कितनी टेंजेंट, भैया इन्फिनिटी टेंजेंट अभी तो बताया यार। हाँ, एक पॉइंट से अगर ये बोलता तो हम कहते हैं एक ही टेंजेंट, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर पीछे देख के आपको सेटिस्फाई करूंगा कि हाँ भाई हम गलत नहीं है, हम सही है अपनी जगह। तो 10.1 हाँ इन्फिनिटली मैनी, तो पहले का तो आंसर बिल्कुल यही है। अब दूसरे क्वेश्चन में इसने फिल इन द ब्लैंक्स की जिक्र कर दिया है, तो ध्यान से देखेंगे हम इस चीज को और समझेंगे। कहता है पहले पॉइंट में, कहता है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ओनली एक पॉइंट। यार टेंजेंट जो है सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी नहीं टच करती है, ठीक है, इंटरसेक्ट कहो या टच कहो, बेसिकली असली मतलब तो टच ही बोल बनता है। तो इसमें तो आएगा बेटा 1 पॉइंट, है ना, और ऑब्वियसली बात है आपने सीखा भी है। सेकंड में लिखा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, ऐसी कोई लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, भैया अभी तो पता है सीकेंट कहते हैं उसको, तो उसको हम कहते हैं सीकेंट, तो इसमें लिखना सीकेंट। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स, अभी तो बताया था कितनी पैरेलल टेंजेंट, 2 ही बना सकते हो भैया, ठीक है, वो भी मैंने बताया डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे। तो अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। तो मान लूं कि आपको बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, है ना, ओके आगे देखेंगे। 4th पॉइंट के लिए द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, देखो कह रहा है कि कॉमन पॉइंट टेंजेंट पे भी टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, और सर्कल पे भी कॉमन पॉइंट हो, जो टेंजेंट पे भी कॉमन हो सर्कल पे भी। यार अभी तो बताया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एकमात्र वही तो पॉइंट होता है जो दोनों के लिए कॉमन होता है, टेंजेंट के लिए भी और सर्कल के लिए भी, तो भैया उसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इसके बाद 2 क्वेश्चन बचे, तीसरा और चौथा। तो देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है कि अ टेंजेंट पी क्यू, चलो इसकी फिगर बना ही लेते हैं। एक टेंजेंट बनाने को कह रहा, तो सर्कल बनेगा तो ही टेंजेंट बनेगी, लेट्स सपोज ये है ना। कहता है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, यानी कि पी पे ये है टेंजेंट, ठीक है, और यहां पे लेट्स सपोज मैं क्यू पॉइंट मान लेता हूं, ओके। आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 5 है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे सेंटर होगा, ये आपको रेडियस 5 दे रही है, ये रेडियस ही तो है ना 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, और इसने ओ क्यू का जिक्र भी कर दिया है, 12 सेंटीमीटर की है, चेक कर लो। और आगे आपसे बोला है लेंथ पी क्यू इज व्हाट, पी क्यू आपने बता दिया, तो भैया मैं तो आंख बंद करके बता सकता हूँ 13 सेंटीमीटर। पूछो कैसे, अभी अभी मैंने बताया था कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये तो 90 डिग्री है, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, नहीं सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 13 नहीं मैंने गलत लिख दिया, 13 नहीं, ये तो इससे कम आएगी ना, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, है ना, ओके। तो 12 का होता है 144, और ये इधर आएगा माइनस का 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर ना, तो बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो भैया दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू इक्वल टू, देखो माइनस करके कितना आया, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे रह गया 3 में से 2 गया 1, और 1 तो है ही, तो अंडररूट 119 सेंटीमीटर। लेट मी चेक कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, है ना, तो ऑप्शन डी है बेटा
एक्चुअली अगर ये 12 होता तो ये डेफिनेटली 13 आया होता। तो भैया लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करने को बोल रहा है, एंड 2 लाइंस, और 2 लाइंस भी है पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। देखो इसने ये चौथा क्वेश्चन बोला है, ये तो बिल्कुल ही इजी है, और मैं एक बार इसका आंसर देख लेता हूं इन्होंने पीछे आंसर में कुछ लिखा है या नहीं, और नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसने कंस्ट्रक्शन क्या काम बोला है। देखो ना, सुनो मेरी बात, कहता है कि ड्रॉ अ सर्कल, तो सर्कल ड्रॉ कर दो, लेट्स सपोज ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब कहता है कि एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट, तो एक तो टेंजेंट होनी चाहिए, लेट्स सपोज ये रही, वन इज टेंजेंट और एंड द अदर इज सीकेंट। तो सीकेंट तो पैरेलल तो बहुत सारी बन सकती है ना, देखो अदर तो सीकेंट ही बनेगी, आप जितनी मर्जी बना लो भाई, चेक कर लो, सारी की सारी पैरेलल है और सारी की सारी सीकेंट भी है, तो इसमें कोई शक नहीं है ना बच्चों। तो आई एम श्योर बात समझ में आ गई। स्टार्ट करते हैं बच्चों, मैं एनसीईआरटी बुक ले लेता हूं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 करनी है बेटा आज हमने, और ज्यादा खास इंट्रो है नहीं, बस थोड़ा सा ये, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहला टॉपिक है बेटा इसका, वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। यानी कि देखो बात को समझो, अगर हम किसी सर्कल पे एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो बेटा आप खुद बताओ कि कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। दैट इज ये पॉइंट P है, लेट्स सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B हो गया, तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें किसी तो अच्छा एक बार देख लेते हैं पहले, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल ये था, और इसके बाद आगे क्या है, अच्छा हाँ एक बात और इन्होंने बताया, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। देखिए एक बात याद रखना, वैसे तो टेंजेंट जो होती है वो लाइन होती है, और लाइन आपको पता है लाइन एंडलेस लाइन होती है। तो अगर आपको इस टेंजेंट के एंड पॉइंट्स गिवन है, दैट इज एंड पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A हो गया, तो आप इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। और आप ध्यान रखना, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो लेंथ में इक्वल होती है, तो वो लेंथ में इक्वल होती है। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे PA और PB दोनों इक्वल लेंथ होंगी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अच्छा आगे एक थ्योरम है 10.2, उसको भी देखते हैं, क्या लिखा है थ्योरम 10.2 में। तो थ्योरम 10.2 कहता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वही वाली बात जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट पे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो लेंथ में इक्वल होती है। तो इस थ्योरम में यही बोला गया। चलो देखते हैं इसका कैसे प्रूफ करते हैं ना। तो मैं एक रेडियस बना लेता हूं, यहां से एक रेडियस ये हो गई यहां से, है ना। अच्छा ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी थी थ्योरम 10.1 में कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। रेडियस जो है वो टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाली बात कंफर्म है कि 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ओके, और इस जो सेंटर आप देख रहे हैं ओ, इसको मैं ज्वाइन कर दूं अगर, तो मेरे बच्चों अगर अब मैं इन दो ट्राइंगल में दैट इज PAO एंड PBO में कॉन्वेंसिव प्रूफ कर दो तो CPCT से दोनों लेंथ को इक्वल दिखा सकता हूं। तो देखिए बहुत इजी है, मैं आपको हिंट देता हूं, आप गिवन इंफॉर्मेशन लिख लोगे, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लोगे, टू प्रूफ में P और PB को इक्वल दिखाना है। चलिए अब प्रूफ देखते हैं। तो मैंने ये ट्राइंगल ले लिया यहां से और यहां से ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब इसमें एक तो मैंने दिखाया इसका एंगल A, इसके एंगल B के इक्वल। रीजन क्या आएगा बेटा, ईच 90 डिग्री है ना, दोनों 90 डिग्री हैं। दूसरा PO इसकी PO के इक्वल है भाई, रीजन क्या आएगा, दोनों कॉमन साइड है, ठीक है। तीसरी चीज इसकी OA इसकी OB के इक्वल है बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की दोनों रेडियस हैं। तो बेटा चेक कर लो, ये 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि राइट एंगल, ठीक है, ये हाइपोटेनस है और ये एक साइड है। तो RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं
तो CPCT से इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई और यही आपको प्रूफ करना था। तो चलो ये तो एक रिजल्ट था इसका जो हमने सीखा। हमने क्या सीखा बेटा कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो लेंथ में इक्वल होती है। लेकिन साथ ही इससे कुछ और कंक्लूजन भी निकल के आया। देखो CPCT से इसका ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा, तो यानी कि जो OP होती है वो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसको बाइसेक्ट करती है। सिमिलरली इसका ये वाला एंगल भी तो इसके बराबर होगा CPCT से, है ना। तो इट मींस जो सेंटर पे एंगल बनता है OP उसको भी बाइसेक्ट कर देती है। आप ये सब रिजल्ट्स याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं बच्चों, आगे की बात करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आगे देखते हैं। तो इसके बाद बेटा हाँ अच्छा एक चीज और थी इसमें, वो मैं बताना भूल गया। देखिए इसका है ना, इसको प्रूफ करने का एक तरीका और भी है हमारे पास। वो क्या है कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था ना। अच्छा चलो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसको करता तो कैसे करता। देखो बात को समझो, मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, यानी कि OP स्क्वायर, भाई हाइपोटेनस तो यही है ना, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि OA स्क्वायर प्लस बेस यानी कि AP स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है बेटे? कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान ले 2 मिनट के लिए, या फिर एक काम करते हैं, इधर से मैं ना AP की वैल्यू निकाल लेता हूं मेरे को, क्योंकि AP की वैल्यू चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट AP स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, ठीक है। इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में आता हूं, नीचे वाले में। तो ऑल्सो इन ट्राइंगल BOP या फिर POB कुछ भी पढ़ लो, या फिर PBO, है ना। तो हाइपोटेनस यानी कि OP का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर और प्लस PB का स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को रहने दो क्योंकि सही काम बन जाएगा। तो इन दोनों को मान लेते हैं 1 और ये 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। तो इट मीन्स OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ये बात हम कह सकते हैं। अब देखो OA और OB क्या है, ये दोनों साइड है, और ये दोनों क्या है बेटा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो एक ही सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये दोनों साइडें इक्वल है, तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, तो इनसे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या बेटा, बचा क्या, AP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, है ना। ओके, अब जैसे कि स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, वैसे ही स्क्वायर रूट भी तो बोथ साइड कर सकते हैं ना, यानी कि टेकिंग पावर हाफ बोथ साइड, है ना। तो जब मैं पावर हाफ बोथ साइड लूंगा तो फिर AP इक्वल टू PB लिख सकता हूं, और यही तो आपने प्रूफ करना था कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो हेंस प्रूफ। तो ये सेकंड वे था बेटा, इस चीज को इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो अब हमने इसमें एग्जांपल्स करना है, एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि पेज नंबर 211 पे है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो कि पेज नंबर 211 NCERT है। तो आप लोग ध्यान दें, कहता है कि प्रूफ दैट इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। देखो सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात हो रही है, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए बेटा। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, यानी कि एक ही सेंटर से बनाए गए सर्कल्स को कंसेंट्रिक सर्कल कहा जा सकता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा आपको, ठीक है, तो कोई बात नहीं बच्चों, आप बहुत समझदार हो तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो दोनों सर्कल्स के सेंटर सेम है, तो इनको कंसेंट्रिक सर्कल कहेंगे। अब आगे कहता है द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड, ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जाती है, यानी कि लेट्स सपोज इस पॉइंट पे टच करती है, और ये है बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड। ओके, तो आगे लिखा है स्मॉल सर्कल के आगे इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि ये इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से बाइसेक्ट होती है। ये बात आपने प्रूव करनी है। लेट्स सपोज ये कॉर्ड है AB और ये M पॉइंट से बाइसेक्ट हो जाती है, यानी कि AM बराबर MB मुझे प्रूव करना है। तो देखो इसके 2 तरीके हैं बेटा, एक तो जो हमने थ्योरम के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, एक तरीका वो है, और दूसरा हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से कॉन्वेंसी प्रूफ करके भी कर सकते हैं। तो पहले पहला वाला तरीका देखते हैं, खाली देखते हैं, है ना। तो पहला वाला तरीका ये कहता है, देखो 2 मिनट के लिए आप इस वाले सर्कल को लेट्स सपोज भूल जाओ कि ये सर्कल है ही नहीं, ठीक है। अगर ये सर्कल नहीं है, या फिर एक काम करो, पहले बड़े वाले सर्कल को भूल जाओ, मान लो कि बड़ा वाला सर्कल नहीं है, यहाँ पे बस एक छोटा सर्कल है, और ये एक टेंजेंट है कुछ इस तरीके से, है ना। ये वाली फिगर बनेगी ना,
ठीक है। तो बेटा हमने ये बात पढ़ी है, थ्योरम में पढ़ा है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इसका मतलब मेरे को ये वाला एंगल 90 डिग्री का मिल गया, है ना, पहली बात। अब दूसरी बात, अब मैं कह रहा हूं कि आप ये छोटा वाला सर्कल भूल जाओ, बड़े वाले सर्कल को ध्यान दो। लेट सपोज कि छोटा सर्कल है ही नहीं, आपके पास एक बड़ा सर्कल है कुछ इस तरीके से। तो बेटा आपने एक दूसरी थ्योरम भी पढ़ी है कि अगर मैं सेंटर से 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं कॉर्ड को, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो गई, और मेरे को यही तो प्रूफ करना था कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट होने का मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो बेटा पहला तरीका तो ये था, हमने इससे इजीली बता दिया, है ना। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको देखते हैं। देखो मैं अगर इसको ज्वाइन करा दूं यहां से, ठीक है, तो मेरे पास दो ट्राइंगल है। तो आप इसकी गिवन इंफॉर्मेशन अपने आप लिखना जो भी है, ठीक है, और टू प्रूफ क्या करना है वो भी अपने आप लिखना। आपको पता ही है मैंने प्रूफ क्या करना है, ठीक है, ठीक है। अब प्रूफ मैं बता देता हूं आपको, कंस्ट्रक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेट सपोज मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूं, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB। ओके, अब देखो इसमें सबसे पहले तो एंगल OMA इक्वल है एंगल OMB के। भाई आप कहोगे बेटा 90 डिग्री ईच ना, रीजन तो ईच 90 डिग्री। और सेकंड इसकी OA इसकी OB के इक्वल है। इसका रीजन देखो ना, ये वाली साइड इसके बराबर है। भाई ये बड़े वाली सर्कल की रेडियस नहीं है, चेक कर लो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ओके। तीसरी चीज OM कॉमन है। भाई OM इज कॉमन टू बोथ, तो इट इज कॉमन साइड। ओके, तो भैया चेक करो, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक साइड से हमने इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB बाय, अच्छा रीजन तो मैंने ऊपर लिख दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से इसकी AM इसकी MB के इक्वल हो गई। और यही तो प्रूफ करना था कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो बच्चों आई एम श्योर आपको दोनों तरीकों से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। फिर बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 जो कि पेज नंबर 212 NCERT है। तो क्या कहता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो कहता है कि टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। भैया एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ हुई है TP एंड TQ। तो लेट्स सपोज ये T, ये P और ये TQ है ना, दो टेंजेंट, ठीक है। आगे कहता है ड्रॉ टू अ सर्कल विद द सेंटर O, जिसका सेंटर O है। ओके, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, और T एक एक्सटर्नल पॉइंट है। प्रूव दैट एंगल PTQ, देखो PTQ कैसे बनेगा, PTQ यानी कि ये वाला एंगल, इस एंगल के बारे में बोला गया है। PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ यानी कि OPQ एंगल बनाने के लिए मुझे इसको ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो OPQ ये वाला एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल का डबल यानी कि ट्वाइस होता है। आपने ये बात प्रूफ करनी है। तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा टेढ़ा लग भी रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है। तो जब चीजें समझ में नहीं आती है तो बेटा फिर एक ही तरीका रह जाता है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम उसका यूज करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं ना। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन इंफॉर्मेशन की बात करें तो गिवन में ऐसा कुछ खास तो है नहीं, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने इन फिगर लिख दिया, मतलब फिगर में सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। टू प्रूफ जो आपने प्रूफ करना है वो देख लेते हैं एक बार। तो भैया प्रूफ ये करना है कि एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ठीक है। ओके, अब कंस्ट्रक्शन नॉट रिक्वायर्ड, सीधा प्रूफ। चलो देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये एंगल 1 मान ले, ये एंगल 2 मान ले, मानने में कोई हर्ज नहीं है, मान लेते हैं। देखो इन ट्राइंगल PTQ ट्राइंगल में मैं आया और इसमें PT इज इक्वल टू TQ होगी।
रीजन, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है ना, अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ओके, अगर ये दोनों साइडें इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। चेक कर लो, एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, है ना, और आगे काम करते हैं। अब देखो, मेरे को इस वाले ट्रायंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में एक रिलेशन ढूंढना है। तो उस रिलेशन ढूंढने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, बस उस चीज पे ध्यान देना है। फिलहाल मैंने इसको यहीं पे रखा और एक काम किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि मेरे को ये वाला एंगल तो चाहिए कैसे भी करके, है ना। तो चलो, एंगल टी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो भैया एंगल टी फिलहाल ऐसी रहा, और एंगल 1 और 2 की जगह, मैं एंगल 1 लिख सकता हूं दोनों में। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, है ना। तो एंगल 1 और एंगल 1 मिलके कितने हो जाएंगे, एक और एक मिलके 2 एंगल 1 हो जाएंगे, है ना। तो मैं डायरेक्टली 2 एंगल 1 लिख दूं। तो आप समझदार हो, आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। बेटा एक एंगल एक मिलके 2 एंगल एक हो गए, है ना। ओके, तो इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज। सो एक काम करते हैं कि एंगल टी की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि 180 डिग्री या फिर एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, किसी की भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो टी की कर लेते हैं, माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ओके, चलिए अब यहां तक रुक जाते हैं बेटा। यहां पे हमने इस इक्वेशन का यूज किया है बेटा, तो इसको 2 एंगल 1 दिखा है ना। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये जो पूरा एंगल आप देख रहे हैं, ये पूरा एंगल देखो ना, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है या नहीं है, बिकॉज ऑफ रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, हम ये बात जानते हैं। तो इसीलिए पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो इस एंगल के बारे में बात करते हैं कि सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू PT या TP, बात एक ही है। सो देयरफॉर इस एंगल की बात करो मैं खाली OPQ की, एंगल OPQ प्लस एंगल, इस वाले 1 को क्या पढ़ेंगे, 1 ही पढ़ लेते हैं फिलहाल। 1 इक्वल टू पूरा एंगल बन गया OPT, चेक कर लो, पूरा एंगल बन गया OPT, ठीक है। और OPT की जगह मैं 90 डिग्री भी लिख सकता हूं, है ना। अभी भी तो बताया परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है। ओके, तो एक काम करते हैं, यहां से एंगल 1 का रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो ना, मेरे को कुल मिला के T और 1 का रिलेशन चाहिए, तो बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कि OPQ कौन सा एंगल है, OPQ मेरे को चाहिए, है ना। तो 1 नहीं चाहिए, कुल मिला के ये बात है कि 1 नहीं चाहिए मेरे को। तो मैंने OPQ एज इट इज रहने दिया, और इस एंगल 1 की जगह मैं एक काम करता हूं, ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है, यहां से मैं एंगल 1 की वैल्यू ही निकालता हूं, जिससे कि वो यहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाए, है ना। तो मैं इसको हटा देता हूं और यहां से एंगल 1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो एंगल 1 निकलता है, कैसे निकलता है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल T। तो ये 2 इधर जाता, तो एंगल 1 इज इक्वल टू, देखो जब 2 इधर जाता तो इससे डिवाइड होता तो 90 बन जाता, और इससे डिवाइड होता तो 1/2 ऑफ एंगल T बन जाता। और फिलहाल इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 3 कह देते हैं, नहीं 2 है ना, 3 नहीं 2 है। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 से एंगल 1 की वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। तो देखेंगे एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 90 माइनस 1/2 एंगल T। अच्छा, एंगल T को पूरा क्या पढ़ेंगे, PTQ पढ़ेंगे, PTQ। तो PTQ पूरा लिख देते हैं PTQ, और इक्वल टू में है 90 डिग्री, चेक कर लो। तो भैया मेरे हिसाब से ये वाला 90 है, ये वाले 90 से कैंसिल हो चुका है, आप देख सकते हैं। और एंगल देखो OPQ देख रहे हो, OPQ इक्वल टू, ये उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, 1/2 एंगल PTQ। अब ये 2 इधर इंटू में रहेगा, है ना। तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इक्वल टू एंगल PTQ। वैसे तो प्रूफ हो चुका है, लेकिन इसको रीराइट करके इसको पहले लिख लेते हैं, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड। अच्छा क्वेश्चन था। तो जब कुछ भी ना समझ आए तो ऐसे करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना। तो बच्चों वीडियो देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, जो कि पेज नंबर 212 NCERT है। ये लास्ट एग्जांपल है इस इंट्रो का।
तो करते हैं इसको, इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2, लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की, है ना, छोटे चैप्टर है बिल्कुल भी। तो अच्छा एग्जांपल है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप। कहता है कि इसकी ऑलरेडी फिगर गिवन है तो मैंने पहले से ही बना दी है। इसमें लिखा है बेटा PQ इज अ कॉर्ड। देखो PQ जो है वो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है, कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी कि आपको दे रखा है कि PQ की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि OP जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ओके। अब कहता है द टेंजेंट एट P एंड Q, टेंजेंट जो है वो P और Q पॉइंट पे है, तो यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P एंड Q हो गए, ओके। इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, और दोनों ही टेंजेंट T पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। सी फिगर आपको ऑलरेडी गिवन थी, फाइंड द लेंथ TP की लेंथ निकालनी है, यानी कि ये लेंथ निकालनी है आपने। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसको करने के दो तरीके, पहले थोड़ा सा इजी तरीका देखते हैं, फिर उसके बाद, है ना। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, एक थ्योरम में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर से, देखो मैं बना के दिखाता हूं आपको, हमने थ्योरम पढ़ी थी, याद करो, थोड़ा सा रिकॉल करो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और ये दोनों ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के भी सिमिलर होते हैं। याद आ गया, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो बेटा इस थ्योरम का यूज अगर मैं करूं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ये थ्योरम हमने कहां पे पढ़ी थी बेटा, ट्राइंगल चैप्टर में, है ना, ट्राइंगल चैप्टर में हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो देखते हैं इस ट्राइंगल का यूज करके हम, तो ध्यान देंगे बेटा कि यहां से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल कौन सा बेटा, ट्राइंगल TRP सिमिलर है ट्राइंगल PROK बाय एंगल सिमिलैरिटी, है ना। ये थ्योरम हमने पढ़ रखी है, अगर आप कहोगे तो मैं इस चीज को प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं, है ना, ठीक है। तो अगर मैं इससे करता हूं तो देखो इसकी TR, भाई अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी साइडें जो है प्रोपोर्शनल होती है, आप जानते हो। इसकी PR, इसकी RP, यानी कि PR बात एक ही है ना, इसकी RO और इसकी TP, इसकी PO, ये वाली बात होगी। तो चलो इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। TR की अगर मैं बात करूं तो TR मेरे पास नहीं है, तो फिलहाल मैं सोच रहा हूं कि इसको अभी रहने दूं। वैसे TR पे भी गौर कर लेता हूं, PR कौन सी साइड है। PR भी ऐसी साइड है कि जो मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है। और कोई देखते हैं, जैसे कि इस वाले की बात करते हैं, PR या RP, यहां पे क्या है बेटा, RP है। RP या PR बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस PR की बात करूंगा तो अगर ये पूरा 8 है तो ये डेफिनेटली 4 होगा, ठीक है। तो ये 4 होगा। RO ये वाली साइड है। अगर ये 4 है, देखो ध्यान से देखो, अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये बेस 3 आएगा, तो डेफिनेटली ये 3 होगी, ठीक है बच्चों, चेक कर लो, ये 3 होगी। और TP तो मेरे को निकालनी है, इसी के लिए तो कैलकुलेशन कर रहे हैं। PO कौन सी है, PO 5 है, चेक कर लो। तो भैया TP कितनी आ गई, चेक करो, 5 चौक 20 बाय 3, इतने सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर है। तो देखो आपका क्वेश्चन कितना इजी हो गया, यही आपका आंसर है, आपका क्वेश्चन कितना इजी हो गया। एक तरीका ये था, आप इससे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन इसके अपार्ट एक लेंथी तरीका है, उसको भी देखते हैं, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है बेसिकली, और इनकी प्रॉपर्टीज का यूज करना है ना। तो बिफोर दैट आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो अब देखेंगे इसका सेकंड वाला तरीका ना। तो सेकंड वाला तरीका देखो, मैं क्योंकि हिंट दे रहा हूं तो प्रॉपरली नहीं कराऊंगा, मैं ऊपर लिख भी देता हूं। लेंदी क्वेश्चन है और इजी तो है, लेंदी होने के साथ साथ ये नहीं होता कि टफ हो गया, इजी है। देखो फिलहाल मैं एक काम करता हूं, मेरे को ये TP कैलकुलेट करनी है, मैं इसको x लेट कर लेता हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो मेरे को बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये अभी मैंने बताया था कि अगर कोई कॉर्ड ये परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करती है, तो इसीलिए 4 है तो ये भी 4 होगी, है ना। 8 का आधा 4। ये वाली साइड मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली, भाई ये 5 ये 4 तो ये 3 आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, ये तो आप सभी जानते हैं ना, ठीक है। ये वाली साइड जो आएगी 3 सेंटीमीटर आएगी, यहां पे लिख देता हूं मैं, ओके। अच्छा, अब क्या रह गया, अब ये वाली साइड रह गई पूरी, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसका भी यूज कर लेंगे, ठीक है, और ये साइड भी निकाल लेंगे, ओके। फाइनली मेरे को जितनी जानकारी लेनी थी मैंने ले ली है, और मेरे को लगता नहीं कि कुछ और भी हासिल होने वाला है, तो बस फिर इतना काफी है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो फिलहाल 1 बाय 1 ट्राइंगल्स का यूज करके हमने काम करना होगा। तो इस ट्राइंगल का मैं यूज ऑलरेडी कर चुका हूं, इसमें कुछ है रह नहीं गया क्योंकि 3 सेंटीमीटर निकल गई है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का यूज करूं और इस बड़े वाले ट्राइंगल का यूज करूं तो मे भी शायद कुछ हद तक मैं निकाल पाऊं चीजों को ना। तो मैं एक काम करता हूं, पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, यानी कि इन ट्राइंगल OPT। तो इन ट्राइंगल OPT
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस हो गई, इसको मैं y कह दूं, नहीं y मैं इतने पार्ट को करूंगा खाली, ठीक है, यहां तक। तो ये कहलाएगा पूरा ओटी, कितना कहलाएगा चेक करो, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ओटी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ओपी का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि पीटी का स्क्वायर। तो बेटा ओटी क्या है बेटा, y प्लस 3 है, चेक कर लो y प्लस 3, और ओपी कितना है, ओपी 5, पीटी x है। तो बेटा इधर खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab, तो 2ab यानी कि 3 to the 6 y, यहाँ पे 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भैया कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा फिलहाल, तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं, अभी ज्यादा छेड़छाड़ करनी ठीक बात नहीं है ना, अभी ज्यादा छेड़छाड़ करनी ठीक नहीं है, तो इसको अभी फिलहाल यहीं पे रहने देते हैं। मैंने बड़े वाले ट्रायंगल का यूज कर लिया, मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल का यूज करूंगा, इस वाले का। तो ऑल्सो इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या बेटा, पीआरटी, ओके। तो पीआरटी की अगर मैं बात करूं तो पीआरटी में राइट एंगल, यहां पे तो हाइपोटेनस भी होगी यानी कि एक्स स्क्वायर, चलो डायरेक्ट में लिखा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पीटी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि पीआर स्क्वायर प्लस बेस यानी कि टीआर स्क्वायर, चेक कर लो। अब देखिए पीटी कितना है, पीटी है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, पीआर कितना है, पीआर है वाई, चेक कर लो वाई स्क्वायर, और टीआर 4, तो 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्ट ओके। अब देखो आपको बेसिकली चाहिए क्या, आपको कहीं ना कहीं x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और अगर आपको x की वैल्यू मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, देखो ना, आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो ना, अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये पूरा क्वेश्चन y में बदल जाएगा, है ना, मतलब पूरी इक्वेशन y में बदल जाएगी, और y में बदलने के बाद मैं y की वैल्यू निकाल पाऊंगा, और y की वैल्यू को जब मैं इधर रख दूं तो मेरे को x भी मिल जाएगा डेफिनेटली, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के इसको यहीं पे रोक देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो देखेंगे भाई y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है, इक्वल 25, और प्लस में एक्स स्क्वायर की जगह पूरा आ गया यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 16, और भैया वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो गया बाय बाय। और चेक करो क्या क्या कैंसिल होगा, देखो 6y तो ऐसे ही रहा, तो 25 माइनस 9 और प्लस 16, भाई 25 में से 9 गए तो 16 ही बचते हैं, डायरेक्ट लिख दूं 16, ठीक है, और y की वैल्यू आ गई 16 16 32 अपॉन में 6, चेक कर लो। तो भैया कैंसिल होके 16 अपॉन में 3, तो y की वैल्यू 16/3 सेंटीमीटर, ये y की वैल्यू आई है ना। अच्छा, y की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं तो मे बी x की वैल्यू मिल सकती है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो सेकंड इज x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, y की जगह 16/3 और प्लस 16, ओके। तो एक काम करते हैं, देखो 16 इंटू 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, भाई मैंने इसको एक काम कर सकता हूँ, मैं 16 को कॉमन ले सकता हूँ बाहर, तो अंदर आ गया 16/9 प्लस 1, चेक कर लो, है ना, तो यहां से आ गया 16 और 16 प्लस 9/9, है ना, तो फाइनली ये 16 और 16 9 25 और अपॉन में 9, और यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 25/9, तो सभी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है तो सभी रूट से बाहर आ सकती है, तो x कितना आएगा बेटा, देखो 16 का 4 बाहर आ गया, 25 का 5 बाहर आ गया, और 9 का 3 बाहर आ गया, है ना, इतने सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू 5/20/3 सेंटीमीटर। और चेक कर लो, यही आंसर तो मैंने पहले वाले मेथड से भी आपको निकाल के दिखाया था, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। अब